दोस्तों नमस्कार। मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, ये आशा करते हैं। दोस्तों ईश्वर से प्रे करते हैं कि आप सब अच्छे हो, बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही हो और जल्द से जल्द आप लोग अपने मंजिल तक पहुँचें। दोस्तों आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं जो जीव विज्ञान का है, बायो का है। उसमें दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे, कई टॉपिक इसके पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग दोस्तों जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा दिमाग, मनुष्य का मस्तिष्क और समन्वय। हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क कैसे कार्य करता है और कैसे समन्वय करता है, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जाता है, कैसे कैसे उसका कार्य होता है। दोस्तों सब कुछ पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों एक एक बिंदु पे ध्यान देने का आज हम सोचे हैं कि एक एक बिंदु पे ध्यान दिया जाए। दोस्तों हो सकता है वीडियो 40 से 45 मिनट का हो जाए, 50 मिनट का हो जाए। दोस्तों उसके पीछे कारण है क्योंकि आप आज का वीडियो देखने के बाद मस्तिष्क के बारे में जितनी गलतफहमियां हैं सारी दूर हो जाएंगी। दोस्तों ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसके पहले का जो हमने वीडियो बनाया है जीव विज्ञान पे, दोस्तों उसको एक बार आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए और एक नोट्स बनाइए। दोस्तों बार बार आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार आप वीडियो को ईमानदारी से देखें, खूब गहराई से देखें, एकदम उतर जाए उसमें, रच जाएगा, बस जाएगा आपके मन मस्तिष्क में। दोस्तों ये मेरा पूरा विश्वास है और इसी उद्देश्य के साथ आज हम बहुत विस्तार से सविस्तार वर्णन करेंगे जिससे कि आपका एकदम क्लियर हो जाए, आपका दिमाग के लिए एकदम क्लियर हो जाए। दोस्तों तो आज हम लोग डालते हैं दोस्तों हेडिंग तंत्रिका तंत्र। आज हेडिंग हम लोग डालते हैं दोस्तों तंत्रिका तंत्र एवं समन्वय। तंत्रिका तंत्र एवं समन्वय। समन्वय दोस्तों इसलिए क्योंकि समन्वय ही तो करता है ना हमारा दिमाग। हमारा जो दिमाग होता है, हमारा मस्तिष्क होता है, वो समन्वय का कार्य ही तो करता है। हम लोग बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, तो समन्वय सोच विचार के करते हैं ना कि ये करने से कैसा होगा, ये करने से कैसा होगा, ये विषय पढ़ लो तो अच्छा होगा, ये विषय इतना पढ़ लो तो अच्छा होगा। तो दोस्तों वही है तंत्रिका तंत्र एवं समन्वय। तो दोस्तों यदि हम लोग एनसीईआरटी की जो परिभाषा है उसमें दोस्तों यही है कि हमारे शरीर में एक ऐसा केंद्र होता है, दोस्तों समझ लीजिए वो कंट्रोल रूम होता है। कंट्रोल रूम होता है, वही सब कुछ करता है। दोस्तों सोचने समझने एवं समन्वय करने का जो तंत्र होता है उसी को दोस्तों तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा आज लिख लेते हैं। परिभाषा लिखें तो हमारे शरीर में सोचने समझने एवं विचार करने में सहयोगी तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। दोस्तों ये इसकी परिभाषा हो जाती है। तो आपको पता है सोचने समझने एवं विचार करने, निर्णय लेने, ये सब का कार्य जो तंत्र हमारे शरीर के अंतर्गत करता है दोस्तों उसको हम लोग तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। दोस्तों ये हम लोगों ने इसकी परिभाषा देख ली। परिभाषा देखने के पश्चात दोस्तों एक बात हम लोग इसको देख लें तो ये कैसे कार्य करता है। कैसे कार्य करता है दोस्तों, तो जो इसकी कार्यात्मक इकाई होती है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। इसकी कार्यात्मक इकाई को, ये दोस्तों कई बार प्रश्न आया है, इसकी कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं, सॉरी न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन। और दोस्तों नेफ्रॉन जो हमने लिखा था वो किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है, वो किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है। इतना आपको ध्यान देना होगा। एक प्रश्न आता है कि तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं,
तो न्यूरॉन को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं? न्यूरॉन को कहते हैं। न्यूरॉन समझ लीजिए एक संदेशवाहक का कार्य करता है, एक संदेशवाहक का कार्य करता है। जैसे ऑफिस में एक चपरासी होता है, इस अधिकारी की सूचना उस अधिकारी तक, उस अधिकारी की सूचना उस अधिकारी तक पहुंचाता है। सेम टू सेम वही कार्य न्यूरॉन करता है। यदि हमारे हाथ में कोई घटना घटी तो न्यूरॉन जो तंत्रिका तंत्र के अंदर होता है, वो छोटी छोटी इकाई होती है, वही न्यूरॉन लेकर के फट से मस्तिष्क तक आता है, बोलता है साहब ये काम हो गया है। तो इसकी कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। और दोस्तों यही लिख लीजिए किडनी की कार्यात्मक इकाई, किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। इसको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। नेफ्रॉन, किडनी की नेफ्रॉन होती है कार्यात्मक इकाई, और इसकी तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन होती है। दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। दोस्तों अब हम लोग एक ऐसी बात कर लें, चर्चा कर लें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में दिमाग का काम क्या होता है। ये तो हम लोगों ने दोस्तों परिभाषा देख ली। परिभाषा देखने के पश्चात हमने उसकी कार्यात्मक इकाई को देख लिया। अब कार्यात्मक इकाई को देखने के बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक व्यवहारिक घटना पर। दोस्तों सोचिए कि हम या आप सोच लीजिए, हम लोग मार्केट में टहलते हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, और ऐसे जाते जाते एक मिठाई की दुकान दिखती है। मिठाई की दुकान पे बढ़िया लस्सी बना रहा है, गर्मी का मौसम है, बढ़िया लस्सी बना रहा है। अब दोस्तों सोचिए कैसे, ये सोचिए दुकान है, ये आपकी दुकान है, यहाँ आप खड़े हैं और यहाँ लस्सी का गिलास रखा हुआ है, बढ़िया फर्स्ट क्लास दोस्तों, लस्सी का गिलास रखा हुआ है, बाहर काउंटर लगा हुआ है। आपकी नज़र यहाँ पड़ी। अब कैसे पड़ी, आप कैसे समझ लिए कि ये गर्मी में खाई जाने वाली चीज़ है, इसमें दही मिला होगा, चीनी मिली होगी, बर्फ मिली होगी। दोस्तों कैसे, अब देखिए हम आपको बताते हैं। आपका एक सूर्य की किरण निकली होगी, जो यहाँ पड़ी होगी, इस पे पड़ी होगी, और यहाँ से वो किरण यहाँ आई होगी आपकी आँखों के रेटिना पर, और रेटिना पर जब आई होगी तो रेटिना पर इसका एक प्रतिबिंब बना होगा। तो आप वही, चूंकि ये आँख भेजी होगी संदेश कहाँ, आपके मस्तिष्क के पास, कि ओहो ये तो लस्सी है। अब आप लस्सी जाने कैसे, क्योंकि आपका मस्तिष्क उसको याद किया हुआ है, कभी आप खा चुके हैं। आप दोस्तों कल्पना करिए किसी इंसान, ऐसा इंसान जो इस लस्सी को पहली बार देखेगा, उसको पता ही नहीं होगा कि यह लस्सी है, इसका उपयोग क्या है, बिल्कुल नहीं पता होगा। क्योंकि आप लस्सी का इस्तेमाल कर चुके हैं और आपके मेमोरी में ये चीज़ फीड हो चुकी है कि यह लस्सी है, बड़ी मज़ेदार होती है, गर्मी के मौसम में हम अगर इसको खाएं तो मज़ा आ जाएगा। अब आपने क्या किया, अब आपका दिमाग कहने लगा, आपका दिमाग बोलने लगा कि ऐसा है कि आप दुकान पे जाओ और एक गिलास बढ़िया लस्सी खरीदो और घटक लो, मज़ा आ जाएगा, आपकी सारी गर्मी दूर हो जाएगी। फिर आप बढ़ते हैं, दुकान के पास आते हैं। अब दुकान से रेट पूछते हैं, भैया लस्सी कितने रुपए गिलास, वो बताता है 10, 20, 25 जो भी बताता है। अब आप सोचते हैं कि यार हम तो पिछली बार पिए थे 15 रुपए में, अब 20 रुपए में। ये सारा कार्य कौन कर रहा है, ये सारा कार्य आपका मस्तिष्क कर रहा है। ठीक है, फिर एक ऐसा वक्त आता है कि ठीक है आप बोलते हैं भैया 20 रुपया, ठीक है आप 20 रुपये गिलास हमको दे दीजिए। वो बोलता है ठीक है भैया 20 रुपया आपने दिया, और वो आपको एक गिलास लस्सी दिया, आपने पिया और कहा वाह, मन मस्तिष्क एकदम खुश हो गया, मज़ा आ गया। ये सब कैसे संभव हुआ, ये सब दोस्तों इसी मस्तिष्क के आदेश के अनुसार, इसी मस्तिष्क के आधार पर सारी चीज़ें दोस्तों संभव हुई। तो दोस्तों इतनी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। दोस्तों हमारे शरीर में, ये तो आपने समझ लिया, हमारे शरीर में तंत्र जो होती है, तंत्रिकाएं लगभग 100 बिलियन होती हैं। 100 बिलियन तंत्रिकाएं हमारे शरीर में होती हैं। 100 बिलियन
तंत्रिकाएं हमारे शरीर में होती हैं, 100 बिलियन। अब आप कल्पना करिए कि हल्का सा हवा लगता है और हमें महसूस हो जाता है कि हमारे हाथ में कुछ टच हुआ है। कितनी तेजी के साथ सारी तंत्रिकाएं काम करती होंगी, और 100 बिलियन आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। इतना दोस्तों हम लोगों ने देखा। अब तंत्रिका तंत्र पे हम लोग असली रूप से आ जाते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं और कितने भागों में बांट के देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दोस्तों ये हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये हो गया परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये हो गया स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दोस्तों इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। यानी वो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये हो गया ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। दोस्तों यही 3 भाग में हम लोग इसको बांट के पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग अलग अलग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को देख लेते हैं, फिर उसके बाद में परिधीय को देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो अब हम इसको मिटा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, और फिर हम इसको दोनों को मिटाते हैं, फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ना प्रारंभ करते हैं दोस्तों। ठीक, हम दोस्तों मिटा रहे हैं इसको, फिर हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय और स्वायत्त को अलग अलग पढ़ते हैं, मिटा रहे हैं। अब जब दोबारा लिखेंगे तो आप याद रखिएगा कि इसको पहले बताया जा चुका है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं। अब देखिए दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम लोग अब बांटते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम लोग अगर बांट लें तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दोस्तों हम लोग ऐसे बांटें। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ये होता है दोस्तों मस्तिष्क का, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांट लेते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला होता है मस्तिष्क, दूसरा होता है मेरुरज्जु। दोस्तों अब हम लोग एक छोटा सा चित्र बना ले, यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। ऐसे बनाते हैं एक चित्र मस्तिष्क का एक ऐसा चित्र बनाते हैं दोस्तों। तो देखिए जो यहीं पे होता है क्या, मेरुरज्जु, ये ऐसे मेरुरज्जु होता है, मेरुरज्जु, और एक यहीं पे एक छोटा सा भाग होता है दोस्तों, छोटा सा भाग, और उसके बाद फिर हम लोग यहीं पे होता है मस्तिष्क का मध्य मस्तिष्क, और एक ऐसे होता है दोस्तों, एक ऐसे होता है। अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्योंकि मस्तिष्क को आप ऐसे थोड़ा डायग्राम बना लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अभी हम लोग मस्तिष्क को भी कई भागों में बांटेंगे। अब मस्तिष्क को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो मस्तिष्क का एक भाग होता है दोस्तों, एक होता है मध्य मस्तिष्क, अग्र से पढ़ते हैं, अग्र मस्तिष्क। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क को भी हम लोगों ने दोस्तों 3 भागों में बांट लिया। एक होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। दोस्तों इतना समझ में आया आपको? तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांट लिया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र,
परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब हम लोगों ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पढ़ना शुरू किया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, एक होता है मस्तिष्क, दूसरा होता है मेरुरज्जु। अब हम लोगों ने मस्तिष्क की पढ़ाई शुरू की। अब मस्तिष्क के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मस्तिष्क को हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब अगर हम लोग चित्र देखें दोस्तों, तो देखिए ये होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये होता है स्पाइनल कॉर्ड, और यहीं पे दोस्तों ये होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क ये होता है पश्च मस्तिष्क। ये होता है ये होता है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। दोस्तों ये पूरा भाग होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। दोस्तों पूरे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग यही होता है दोस्तों, अग्र मस्तिष्क। दोस्तों ये जो हमारा ललाट होता है, ललाट आगे वाला ललाट होता है, ये ललाट क्या होता है? अग्र मस्तिष्क होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अभी अग्र मस्तिष्क हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए आप लोग देखे होंगे दोस्तों यहाँ पे चंदन लगाया जाता है, चंदन। और यहीं पे क्योंकि इला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां पाई जाती हैं दोस्तों, जो पूरे मस्तिष्क को कंट्रोल करती हैं। यानी आपने देखा मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। हमने देखा पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क। अब हम लोग दोस्तों विस्तार से आगे पढ़ाई शुरू करते हैं कि अग्र मस्तिष्क क्या होता है, मध्य क्या होता है और पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है। तो अब हम लोग दोस्तों इसको मिटा रहे हैं। देखो दोस्तों थोड़ा सा ये क्लिष्ट है, थोड़ा सा मस्तिष्क को समझना दोस्तों वैसे भी आप जानते ही हैं कितना कठिन होता है। तो थोड़ा सा इसको समझने के लिए आप दिमाग को समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए तब आपको समझ में आएगा, नहीं ऐसे नहीं आएगा। कहानी की तरह सुनेंगे या वीडियो को स्किप करके निकल जाएंगे, नहीं सुनेंगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। एक बार मेहनत करके, हम इतनी मेहनत करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। तो अब हम लोग दोस्तों मिटाते हैं, उसके बाद में मस्तिष्क की हेडिंग डालते हैं और फिर मस्तिष्क की ये तीनों भाग दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग इसको मिटा रहे हैं, मिटा के फिर हम लोग आते हैं सीधा मस्तिष्क लिखते हैं, फिर मस्तिष्क के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अब मस्तिष्क की आप लोग हेडिंग डाल लें, मस्तिष्क, 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 ब्रेन, ब्रेन है, आप इसमें क्या लिखें आप, ब्रेन। दोस्तों ब्रेन के बारे में हम लोग देखें थोड़ा विस्तार से दोस्तों हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। दोस्तों हमने अभी चित्र बनाया था, आप ध्यान से समझिए। मस्तिष्क का जो वजन होता है दोस्तों, एक फैक्ट भी देखते हैं प्री टाइप का। वजन जो इसका होता है दोस्तों, ये 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का जो वजन होता है दोस्तों वो लगभग 1400 ग्राम होता है। और पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और ब्लड की खपत कौन करता है? ऑक्सीजन और ब्लड, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और ब्लड की खपत कहाँ होती है दोस्तों पूरे शरीर में? तो मस्तिष्क में होती है। आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा ब्लड किस अंग को चाहिए होता है, तो आप क्या मारेंगे? आपको मस्तिष्क मारना है। आपसे फिर पूछ ले सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की खपत मानव शरीर में कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है। दोस्तों अब हम लोग अगला यदि देख लें तो दोस्तों मस्तिष्क जो बना होता है दोस्तों, ऐसे हम लोग सोच लेते हैं ये है मस्तिष्क, ये सोच लीजिए मस्तिष्क है। अब इस मस्तिष्क के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं दोस्तों। मस्तिष्क दोस्तों हमारे ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट। अब देखिए ऊपर बाल है, नीचे एक एपिडर्मिस नामक चमड़ा होगा, नीचे चमड़ा होगा, फिर उसके नीचे हड्डी होगी, फिर हड्डी के नीचे भी एक झिल्ली पाई जाती है, और उस झिल्ली के अंदर दोस्तों क्या होता है? मस्तिष्क हमारा सुरक्षित होता है। तो हम लोग देखते हैं ये हमारा बाल हो गया, ये हमारे शरीर का ये बाल हो गया। बाल के नीचे एक जो एपिडर्मिस नामक चमड़ा होता है
वो हो गया, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद दोस्तों एक क्रेनियन नामक क्या होता है, हड्डियों की खोल होती है। क्रेनियन नामक अस्थि होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 8 अस्थियों का एक खोल होता है, उसको बोलते हैं क्रेनियन। तो क्रेनियन नामक एक खोल होती है। उस क्रेनियन नामक खोल के अंदर एक ऐसे दोस्तों झिल्ली पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है, इसको बोलते हैं दोस्तों मेनिंजाइटिस। मेनिनजीज झिल्ली समझ लीजिए, मेनिनजीज झिल्ली पाई जाती है, मेनिनजीज झिल्ली पाई जाती है। अब सोचिए दोस्तों हमारा मस्तिष्क कितना सुरक्षित ऊपर वाले रखते हैं, कितना सुरक्षित रखते हैं दोस्तों। मस्तिष्क इतना मुलायम होता है कि उसके ऊपर ऐसे एक चाकू आप गिरा दिए, चाकू, मस्तिष्क कट जाएगा। मस्तिष्क हमारा इतना मुलायम होता है दोस्तों। आपने देखा बाल, फिर चमड़ा, फिर क्रेनियन नामक झिल्ली, फिर क्रेनियन नामक हड्डी, फिर उसके बाद में ये मेनिंजेज नामक झिल्ली पाई जाती है। अब दोस्तों इसमें एक द्रव भरा होता है, द्रव इसमें, इसके बीच में द्रव भरा होता है, जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, इसको बोलते हैं स्पाइनल द्रव भरा होता है दोस्तों इसके अंदर। इतना कुछ भरा होने के बाद भी हम लोग मस्तिष्क को चोट पहुंचा देते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी हम लोग मस्तिष्क को चोट पहुंचा देते हैं। कभी कभी दोस्तों यही मेनिंजीज नामक झिल्ली में सूजन आ जाती है, तो हम लोग कहते हैं इनको दिमागी बुखार हो गया है। हम लोग क्या बोलते हैं कि इनको दिमागी बुखार हो गया है। और इसी में सूजन आती है तो बोलते हैं उसको हम लोग दिमागी बुखार कहते हैं, या बोलते हैं इनको मेनिंजाइटिस हो गया है। मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हम लोग बोलते हैं इनको हो गया है। आपका एक हम और बताना चाह रहे हैं दोस्तों, हम लोग बचपन में घुमरी परैया करते थे ना, घुमरी परैया गोल गोल घूमते थे। आज भी घूम के देखिए, बचपन में हम लोग घूमते थे, घूमने के बाद खड़े हो जाते थे, खड़े होने के बाद भी थोड़ी देर तक क्या होता था, घूमने लगता था, पूरा ब्रह्मांड घूमता था। दोस्तों यही जो द्रव होता है ना, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव होता है। जब हम लोग घूमते हैं तो हमारे साथ में ये भी घूमने लगता है, और जब हम रुकते हैं तब भी थोड़ी देर के लिए ये क्या होता है, घूमता रहता है। इसीलिए हमें थोड़ी देर तक क्या होता है, सब कुछ घूमते हुए नजर आता है। कभी कभी आपका सर पकड़ के कोई इसे हिला देता है तो आपको चक्कर टाइप का आ जाता है, तो यही द्रव हिलने लगता है दोस्तों। इसीलिए हम लोग क्या होता है, ज़्यादा झटकोगे तो चक्कर आ जाएगा। तो दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आई कि ये सब क्रेनियन, मेनिंजाइटिस, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई मस्तिष्क के बारे में। हम लोग आगे बढ़ें अब। चलिए दोस्तों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा के। अब मस्तिष्क के बारे में इतनी बातें हम लोगों ने देख लिया। अब मस्तिष्क का जो अग्रभाग होता है, जिसको हम लोग पढ़े हैं क्या, जिसको हम लोग देख रहे हैं अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क के बारे में हम लोग देखें दोस्तों। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, यही तो हम लोगों ने लिखा है, यही तो है। 1 भाग, 2 भाग, अब 3 भाग। तो हम लोग अब दोस्तों अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में जो हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं, इसको हम लोग 2-3 बातें इसमें देखते हैं। इसमें होता है सेरिब्रम, और थैलमस और हाइपोथैलमस। ये समझ में आया दोस्तों। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, ये और ये। हम लोगों ने देखा अग्र मस्तिष्क को हम लोगों ने 2-3 भाग में पढ़ लिया। सेरिब्रम होता है, थैलमस होता है,
अब हाइपोथैलेमस होता है। ये अग्र मस्तिष्क का भाग है दोस्तों। अब हम लोग इन तीनों के बारे में एक एक दो बातें देख लेते हैं। अब आपको पता ही होगा कि सेरिब्रम का दोस्तों काम क्या होता है। सेरिब्रम का क्या काम होता है? सेरिब्रम, अब इसके बारे में एक आध दो बातें लिख लेते हैं हम लोग। सेरिब्रम यह मानव मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। यह मानव शरीर का 2/3 भाग होता है दोस्तों। इसके बाद इसमें हम लोग दोस्तों देख लें, यह जो होता है यह बुद्धिमत्ता, याददाश्त, सूंघने इत्यादि की क्रियाएं करता है दोस्तों। या और भी इसमें एक चीज जो मेन चीज है लिख लेते, विवरण यानी व्याख्या। ये सब कौन करता है? ये सब सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम हमारा दिमाग कितना तेज होगा, हमारी याददाश्त कितनी तेज होगी, हमारा जो विवरण होगा, तर्क क्षमता तेज होगी। ये दोस्तों किसका कमाल है? ये सेरिब्रम का कमाल है। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये 2/3 होता है और यह बुद्धिमत्ता, याददाश्त, विवरण यानी निर्णय लेने की क्षमता, आप चाहें तो लिख लें, निर्णय लेने की क्षमता कौन बढ़ाता है? निर्णय की क्षमता दोस्तों सेरिब्रम के माध्यम से बढ़ती है। सेरिब्रम किसी का कमजोर है तो वह इन चीज़ों, विवरण और निर्णय लेने की क्षमता में कमजोर होता है। आप किसी को भी देख लें, एक जो वैज्ञानिकों ने दोस्तों एक खोज की है कि बच्चे का जो दिमाग होता है वो 13-14 साल तक विकसित हो जाता है। जो उसमें संस्कार डालने हो 15 साल के पहले कर दीजिए, नहीं तो फिर अगर बिगड़ गया बच्चा तो सुधारना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सेरिब्रम का जो विकास होता है वो 15 साल तक लगभग हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग सेरिब्रम के बारे में इतना देखा कि यह 2/3 होता है मस्तिष्क का, या बुद्धिमत्ता, याददाश्त और विवरण तर्क क्षमता। भाई आप किसी चीज़ को देखते हैं, किसी से बहस करते हैं, कभी एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन कौन करता है? सब ये सेरिब्रम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हमारे लिए भी कि मानव मस्तिष्क का सबसे मजबूत अंग होता है, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। अब दोस्तों हम लोग सेरिब्रम देख लिए, अब हम लोग थैलेमस देख लेते हैं दोस्तों। थैलेमस का क्या काम होता है? इसमें 3 बातें हम लोग देख लेते हैं। दर्द, सर्दी और गर्मी, इन्हीं का एहसास कौन करता है दोस्तों? ये थैलेमस करता है। दर्द का, सर्दी का, गर्मी का एहसास दोस्तों थैलेमस करता है। कभी कभी आप देखे होंगे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है। आप लिख लीजिए, दर्द, कभी कभी किसी का ऑपरेशन करने के लिए किसका दिया जाता है इंजेक्शन? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है ना, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसी थैलेमस को क्या करता है? वो थैलेमस को थोड़ी देर के लिए सुषुप्त कर देता है, थैलेमस को थोड़ी देर के लिए निष्क्रिय कर देता है। और हमारे पूरे शरीर को यदि काट दिया जाए तब भी दर्द का एहसास नहीं होता है। हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है कि जब इसका एहसास हुआ होगा, चाहे छोटे मोटे ही चोट में, छोटे मोटे ही ऑपरेशन में, छोटे मोटे किसी प्रकार का हुआ हो, तो ये हो जाता है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे करके थैलेमस को, आपको 3 बातें याद रखनी है, सर्दी, गर्मी और दर्द का एहसास कौन करता है? थैलेमस करता है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं दोस्तों हाइपोथैलेमस। अभी तक का दोस्तों जो सबसे ज्यादा प्रश्न बना है वो यहीं से बना है, हाइपोथैलेमस से बना है दोस्तों। हम लोग ऐसे इसको लेके आते हैं तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ये सब दोस्तों कौन करता है? ये सब कौन करता है? ये सब दोस्तों भूख, प्यास, प्यार, घृणा, झगड़ा,
ये सब कौन लगवाता है? ये सब हाइपोथैलेमस करता है। ये सब कुछ दोस्तों हाइपोथैलेमस करता है। आप किसी से प्यार करेंगे, आप किसी से घृणा करेंगे, आप किसी से गुस्सा करेंगे, ये सब कौन करता है? प्यास, भूख, आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है, और हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं कि हमारा दिल ही ऐसा वैसा कर रहा है, जबकि दिल नहीं करता है। करता कौन है? थैलेमस कर, सॉरी, हाइपोथैलेमस करता है। प्यार मोहब्बत का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अब दिल को दोष मत देना, अब आपको देना क्या है? हाइपोथैलेमस को दोष देना है कि प्यार, झगड़ा, लड़ाई सबके लिए कौन जिम्मेदार होता है? हाइपोथैलेमस। और इसकी सहायता कौन करता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम याद रखे रहता है ना, किसी से मिले हैं, मुलाकात हुई है तो सारी बातें याद हैं। तो ये सब दोस्तों सेरिब्रम और ये और ये मिल करके सब कुछ करते हैं कि आपको किसी ने कभी गाली दी थी, आपको किसी ने कभी प्रेम किया था, और वो सब आप याद रखते हैं, और याद रखते हैं तो क्या होता है? फिर उसी के आधार पे आप व्यवहार करने लगते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने मस्तिष्क का ये अग्र मस्तिष्क देख लिया, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब हम लोग दोस्तों मध्य मस्तिष्क पे आते हैं। मध्य मस्तिष्क पे आते हैं। अब हम लोग दोस्तों मध्य मस्तिष्क पे आते हैं। मध्य मस्तिष्क में हम लोग देखते हैं, मध्य मस्तिष्क दोस्तों क्या करता है कि कुछ नहीं करता, ये सिर्फ देखने और सुनने का काम करता है। ये देखने और सुनने, देखने और सुनने में सहयोगी होता है। यानी हमारी दृष्टि क्षमता, यानी हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो कौन डिसाइड करता है कि ये चीज़ साफ दिख रही है कि धुंधली दिख रही है? ये हमारा मध्य मस्तिष्क बता देता है कि नहीं भैया, ये आँख में कोई दोष हो गया है, ये चीज़ें इतनी साफ नहीं है जितनी साफ दिखनी चाहिए। और यही क्या करता है, किसी चीज़ को सुन करके किसको बता देता है कि आप क्लियर करिए कि ये बात अच्छी है कि बुरी है, कम सुनाई दे रहा है, अधिक सुनाई दे रहा है। यानी देखने और सुनने का काम कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। बस इसके बारे में यही दो बातें हमको आपको देखना था। अब हम लोग आते हैं पश्च मस्तिष्क पर। पश्च मस्तिष्क को हम लोग दोस्तों दो भागों में इसको बांट लेते हैं। पहला इसमें बांट लेते हैं हम लोग सेरिबेलम और मेडुला आब्लागेटा। यानी दोस्तों सेरिबेलम है, सेरिब्रम नहीं है, जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं भाई। सेरिबेलम, सेरिबेलम, यह है सेरिबेलम, और सेरिब्रम था यहाँ पे सेरिब्रम था, ना कि सेरिबेलम था। दोस्तों सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लागेटा किसका भाग होता है? यह होता है पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। सेरिबेलम का क्या कार्य होता है? यह हमें गिरने से बचाता है, यानी संतुलन का काम। संतुलन कौन करता है? गिरने से बचाता है। यानी हमें संतुलित कौन करता है? हमारे शरीर को। हम लोग दौड़ते हैं, उठते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, तो गिरने से हमें कौन बचाता है? सेरिबेलम। दोस्तों आप देखते होंगे बड़े बड़े डांसर डीजे बजा नहीं कि नागिन डांस किए नहीं। नागिन डांस देखते हैं कैसे करते हैं, कितना लुढ़क जाते हैं, इधर झुकेंगे, आगे पीछे, दाएं बाएं, लेकिन गिरते नहीं हैं। कौन बचाता है उनको? यही पश्च मस्तिष्क का सेरिबेलम। यानी क्या करता है? यह हमें एकदम कंट्रोल रखता है। कर लो नागिन डांस, हम गिरने नहीं देंगे। ठीक दोस्तों, तो हमें गिरने से बचाता है। बस इसका यही काम होता है, संतुलन स्थापित करना सेरिबेलम का काम होता है। बस बेलन। अब आगे आप देखेंगे
जैसे बेलन के डर से बहुत लोग राइट टाइम रहते हैं ना, बेलन के डर से, तो बस जान लीजिए एकदम राइट टाइम रहना है, संतुलित रहना है। और दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। कौन? मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। अब दोस्तों आप देखेंगे अनैच्छिक क्रियाएं क्या क्या होती हैं। जैसे कभी कभी हमारा बीपी हम लोगों का बढ़ जाता है, लो हो जाता है। आप जैसे देखिए, जैसे हम लोग भोजन कर लेते हैं, भोजन करने के पश्चात हमारा भोजन पच जाता है, हमारे अब बस में नहीं है कि नहीं आप किसी से गुस्सा गए, नाराज हो गए और बोले ठीक है मैं अपना भोजन पचने ही नहीं दूंगा, तो ऐसा कर सकते हैं क्या आप? नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जो हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करती हैं, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे किसी को देखते ही क्या होता है, दिल धड़क जाता है, आप नहीं रोक सकते हैं, अचानक मुस्कुरा देते हैं, अचानक बहुत चीज़ें होती हैं ना दोस्तों। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जिन मतलब वो कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। ठीक, अभी मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में दोस्तों और देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। सेरिबेलम के बारे में एक बात हमको याद आ गई है, वो आपसे चर्चा कर ले सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम कभी कभी आप दोस्तों देखते होंगे कि कभी कभी एक चाटा किसी को खींच के मारिए और यहाँ मारिए, यहाँ उसको चक्कर आ जाता है। और कहीं ना कहीं हम सब कहीं ना कहीं खाए हैं, चाहे स्कूल में खाए हों, चाहे मम्मी पापा के हाथ हो, चाहे बड़े भैया के हाथ से, कभी ना कभी यहाँ पे खाते हैं और जैसे यहाँ लगता है चक्कर आ जाता है। कभी आप देखिए तो सेरिबेलम पे झटका लगता है, सेरिबेलम पे झटका लगता है और हमें चक्कर आ जाता है। यहीं पे हम लोग अब देखते हैं थोड़ा सा चित्र बना के समझ लेते हैं। ऐसे हम लोग ऐसे चित्र बना के समझ लेते हैं। ऐसे हमने दोस्तों चित्र बनाया था मस्तिष्क का, और वहाँ हमने आपको बताया भी था कि यहाँ क्या होता है, यहाँ मस्तिष्क का, यहाँ पश्चिम मस्तिष्क होता है और यहाँ मध्य मस्तिष्क होता है, और पूरा भाग क्या होता है? पूरा भाग होता है अग्र मस्तिष्क। तो हमने क्या कहा, अभी ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है ना, पश्चिम मस्तिष्क का भाग सेरिबेलम, तो सेरिबेलम यहीं पे होता है, यहीं पे और यहीं पे तो लगता है चोट यहीं पे तो लगेगी, तो क्या होता है? तुरंत चक्कर आ जाता है दोस्तों। आगे किसी को ऐसे मारो तो उतना झटका नहीं लगेगा, पीछे मार दो तो एकदम लग जाता है। और दोस्तों अब देखे हैं सेरिबेलम यहीं पे होता है, और सेरिबेलम ही क्या करता है? ऐसे स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण कर देता है। स्पाइनल कॉर्ड यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड यानी ये भाग दोस्तों जहाँ ये हम लगाए हैं, यही भाग, ये नीचे वाला, यहीं पे होता है क्या? मेडुला ऑब्लांगेटा, और मेडुला ऑब्लांगेटा से ही लगा हुआ एकदम लटका हुआ रस्सी की तरह मेरुरज्जु नीचे तक जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने मस्तिष्क के बारे में पढ़ लिया है, मस्तिष्क के बारे में पढ़ लिया है। अब अगला हम लोग दोस्तों देखेंगे मेरुरज्जु देखना है। अब अगला हम लोगों को मेरुरज्जु, इसको मिटा के हम लोग दोस्तों देखते हैं मेरुरज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हमने दो भागों में बांटा था, मस्तिष्क में और मेरुरज्जु में। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क हमने पढ़ लिया, अभी मेरुरज्जु बचा हुआ है। तो हम लोग दोस्तों देखें मेरुरज्जु, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इसको बोलते हैं दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। अब आप देखते होंगे ऐसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे रीढ़ की हड्डी होती है, इसी में दोस्तों एक रस्सी की भांति ऐसा जो लटका हुआ भाग होता है वो क्या होता है? मेरुरज्जु होता है, मेरुरज्जु होता है। मेरु का मतलब क्या होता है दोस्तों? रीढ़, और रज्जु का मतलब रस्सी, यानी दोनों मिला के क्या हो जाएगा? रीढ़ की रस्सी जो नीचे लटकी हुई होती है, ये यहाँ नीचे लटकी हुई होती है। तो अब मेरुरज्जु 31 जोड़ी होता है, इसको आपको ध्यान देना होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा
इसके काम देख लेते हैं। हम लोग मेरुरज्जु के कार्य देख लेते हैं एक एक करके, मेरुरज्जु के कार्य। दोस्तों यह सूचना विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक लाता है, विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक लाता है। दोस्तों आप कभी कभी देखते होंगे, कभी कभी किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। दीपा मलिक जी हैं, उनके साथ यही हुआ है। उनका जो यही मेरुरज्जु है ये गड़बड़ हो गया है। तो उनके नीचे का भाग क्या है, नीचे का भाग उनको मतलब अब चल वल नहीं पाते, उनका पैर काम नहीं करता है। ऐसे गांव में बहुत लोग होते हैं, कोई कभी पेड़ से गिर जाता है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमने दीपा मलिक जी का उदाहरण इसलिए दिया कि लगभग हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोग उनको जानते हैं। तो उनके नीचे का भाग शून्य हो चुका है। क्यों? क्योंकि यही स्पाइनल कॉर्ड उनका गड़बड़ हो गया है। तो अब नीचे की सूचना ऊपर आती ही नहीं है। यानी ये क्या करता है, विभिन्न अंगों की सूचना, यानी नीचे की सूचना लाएगा ना, नीचे की, हाथ की, पैर की। जैसे आप देख लीजिए, ऐसे हमारा मस्तिष्क हो जाता है, ऐसे हाथ और पैर ऐसे हो जाता है। तो जो ये रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, यहाँ से सूचना यहाँ आई तो यहाँ से यहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ आई तो यहाँ से यहाँ चली गई। यदि बीच में ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, नीचे का भाग शून्य हो जाता है। तो यही ये काम करता है। अगला हम लोग देखें नंबर 2, ये प्रत्यावर्ती क्रियाएं। प्रत्यावर्ती, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। प्रत्यावर्ती क्रियाओं को संपादित करती है। अगला इसमें हम लोग बस यही इसमें दोस्तों देखना है, ज़्यादा घुमाना नहीं। प्रत्यावर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? प्रत्यावर्ती क्रियाएं वो होती हैं जो अचानक होना होता है। जैसे आप कहीं जा रहे हों और आपके पैर के नीचे सांप आ जाए, आपके पैर के नीचे सांप आ जाए, अचानक आप जा रहे हों और आपके सामने कोई बाघ आ जाए, तो क्या होगा? फिर उसमें ये नहीं आप कहेंगे कि नहीं पहले दिमाग हमारा बताएगा, नहीं, आप तत्काल क्या करेंगे, तत्काल वहाँ से बचने का प्रयास करेंगे। तो प्रत्यावर्ती क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। और यह शरीर से विभिन्न भागों, शरीर के विभिन्न अंगों से सूचना मस्तिष्क तक लेकर के जाता है। ये आप देख लीजिए। अब दोस्तों हम लोगों ने देख लिया, कुल मिला के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र समाप्त हो गया। अब हम लोग परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र देखते हैं। बहुत संक्षेप में देखेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दोस्तों परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? परिधि का मतलब होता है चारों तरफ, जो चारों तरफ से आती है। जैसे अभी हमने चित्र बनाया था दोस्तों, ऐसे चित्र बना लीजिए आप। तो ऐसे 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 जो ये मस्तिष्क होता है और ये मेरुरज्जु होती है, ये केंद्रीय होती है, हमने आपको बताया था। और इसके अलावा जितना होता है ये सब क्या होता है? सब परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, सब परिधीय होता है। ठीक, तो अब हम लोग परिधीय को देख लेते हैं। अब इसमें देखें परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र हम लोग देख लें। तो इसमें पहला देखें, नाक, कान, आँख, हाथ, पैर, इन सब की सूचना, ये सब क्या होते हैं? ये इन सब से जो जुड़े हुए अंग होते हैं। दोस्तों अभी हम लोग गाल पे छूते हैं, नाक पे छूते हैं, कान पे छूते हैं, तुरंत सूचना पहुंचती है ना कि हमें कोई टच कर रहा है। तो ये कौन करता है? ये परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। आपसे एक प्रश्न आ जाए कि नाक में या कान में कोई चीज़ टच होती है, तुरंत मस्तिष्क तक जाती है, तो यह तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग होता है दोस्तों? तो परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। आप देखें ऐसे, चलिए हम लोग ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसे होता है मस्तिष्क, ये होता है मस्तिष्क और ये होता है मेरुरज्जु।
मेरु रज्जु। दोस्तों जो इसके ऊपर वाला भाग होगा, इसके ऊपर वाला भाग होगा, वो तो सीधा मस्तिष्क से टच होगा, मस्तिष्क से टच होगा, क्योंकि मेरु रज्जु तो हमारा गले से शुरू होता है ना। तो ये हमें यही इतना ध्यान देना है कि यहां से आपको ध्यान देना है, यहां से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, यहां से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं और यहां से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मतलब अब आपको ये देखना होगा कि 31 जोड़ी कहां से, 31 जोड़ी हमारे पूरे शरीर से। यहां पे क्या हो गया, 12 जोड़ी हो गया, और ये सब क्या हो गया, यहां पे 31 जोड़ी हो गया, 31 जोड़ी हो गया। ये क्लियर हुआ। 12 जोड़ी, यहाँ से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली हैं जो मस्तिष्क तक गई हैं, यहाँ से सब मिला करके यहाँ, और पूरे शरीर में पैर से, हाथ से, वक्ष स्थल, सीना, पेट सब मिला करके 31 जोड़ी निकली हैं, जो कहाँ, यही मेरु रज्जु में आ करके ऐसे 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 लगी हैं, ऐसे 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 ऐसे, और यही सब क्या करती हैं, यही सब पूरे शरीर यहाँ मस्तिष्क तक क्या करती हैं, सूचना को लेकर के आती हैं। यानी आपसे कोई पूछे परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आता है, तो बस यही 12 जोड़ी तंत्रिकाएं यहाँ से निकली होती हैं, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं यहाँ से निकली होती हैं। यानी मस्तिष्क और मेरु रज्जु को छोड़कर बाकी जो भी है सब परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। अब अगला हम लोग दोस्तों देख लें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, आखिरी है, समाप्त है इसके बाद स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दोस्तों हमें लग रहा है कि मस्तिष्क को समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हुई होगी। क्या करें दोस्तों, ये ऐसा चैप्टर ही है कि थोड़ी सी दिक्कत होती ही होती है, क्योंकि इसको समझना दोस्तों इतना आसान नहीं है। हम लोग अब दोस्तों देख लें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दोस्तों शरीर में हम लोगों के कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिस पे हमारा और आपका नियंत्रण नहीं होता है। वो किसके माध्यम से होता है, तो वह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। इसको हम लोग 2 भागों में बांट लेते हैं, एक होता है अनुकंपी, एक होता है अनुकंपी, दूसरा होता है परानुकंपी। दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आया है, परानुकंपी। दोस्तों यहाँ से पता नहीं कितनी बार प्रश्न आ चुका है। और इसकी एक विशेषता होती है, यह हार्मोन्स के साथ मिलकर काम करती है, यह हार्मोन्स के साथ मिलकर कार्य करती है, मिलकर कार्य करती है, मिलकर कार्य करती है। तो दोस्तों अनुकंपी और परानुकंपी, दोस्तों इसमें क्या होता है, अनुकंपी का मतलब होता है, बस इतना ट्रिक आप समझ लीजिए, भय के समय निकलने वाला, भय के समय, और ये होता है सामान्य परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति में। जैसे आपके पास कोई आता है और आपको कहता है भगो भगो, कोई बंदूक लेके आ रहा है, चोर आ रहा है, आपके घर में आ रहा है, अभी आपको गोली मार देगा, तो आप क्या करेंगे, आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी, आपके आँख की पुतली फैल जाएगी, आपका पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा दिमाग कहाँ है, डर में, भय में। यानी जब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र भय के समय होता है और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र आराम के समय होता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, पड़े रहो, परा परा परा, ऐसे याद कर लीजिए आप, परा परानुकंपी, तो आप समझ लीजिए परानुकंपी, पड़े हैं तो एकदम आराम से है, नॉर्मल है, पुतली सामान्य है, सारा सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या होता है, डर के समय, भय के समय, झगड़े मारपीट के समय, एग्जाम के समय बहुत चीज़ें होती हैं। कोई व्यक्ति आपके सामने पिस्तौल तान देता है, कुछ भी हो जाए, आप गाड़ी लेके गिर जाते हैं, तो सब कुछ अनुकंपी। बस इतना ध्यान दीजिएगा, परानुकंपी, परानुकंपी का मतलब होता है पड़े रहो आराम से, परा 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 रहो, तो ये होता है ना, परा रहो, तो परानुकंपी आराम से। एक ट्रिक से याद रखिएगा दोस्तों, आप प्रैक्टिस से उठा के देखिएगा, यहाँ से प्रश्न कई बार आया है, यहाँ से प्रश्न कई बार आया है। और यहीं पे हमने आपको क्या कहा है, हार्मोन्स के साथ मिलकर कार्य करता है। तो एड्रिनल ग्रंथि होती है ना, एड्रिनल,
यही सब होता है, लड़ो और उड़ो हार्मोन्स। दोस्तों मस्तिष्क को हमने प्रयास किया, दोस्तों ये कम से कम 3 से 4 घंटे का विषय है, इतनी जल्दी मतलब इतना शॉर्ट में नहीं होता, बहुत थोड़ा इसमें विस्तार भी करना होता है, लेकिन दोस्तों हमने प्रयास किया आपको बहुत शॉर्ट में समझ में आ जाए। मतलब आज तो लगभग प्रयास किए कि आपको समझ में आए, और एक बार आप प्रैक्टिस सेट इसको आप पढ़ने के बाद एक बार प्रैक्टिस अवश्य करें। प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मस्तिष्क में यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। दोस्तों एक बार आप अवश्य करें, और हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों तक पहुँचा दें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।